सभी को सुख देने की क्षमता आप में, आपके हाथों में हो न हो, किंतु सभी को दुख न पहुंचे, यह तो आपके हाथ में है। नमस्कार, मैं संजय और आज हमारे साथ उपस्थित हैं सेवा के सारथी के 22वें एपिसोड में श्री मनोज बंसल। मनोज जी लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मैग्नम के आईपीपी यानी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट है। आज इनके साथ हम चर्चा करेंगे इनके क्लब द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के लिए। जो विशेषतः मैं इनके क्लब के द्वारा जो किए जा रहे सेवा कार्य हैं उनके बारे में बता दूं। निरोगी काया बोलकर इन्होंने एक फिजियोथेरेपी सेंटर का स्थापना की थी, जो 2017 में निरोगी काया नामक फिजियोथेरेपी सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसमें जो शारीरिक जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसको हरने के लिए इन्होंने इनके क्लब द्वारा मिलकर एक प्रयास किया गया। आज जो लगातार 3 वर्षों से लगातार चले जा रहा है और बखूबी इनकी टीम द्वारा संचालित किया जा रहा है। साथ ही साथ इनके द्वारा इम्यूनाइजेशन सेंटर क्लब के द्वारा चलाया जा रहा है, जो मुफ्त जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको इम्यूनाइज किया जाता है, उनको टीकाकरण किया जाता है। उसके लिए ये कोई फीस नहीं लेते हैं, निःशुल्क है। और उसके अलावा जैसे पेंडेमिक में आप सभी को पता है कि पेंडेमिक के दौर में जो संकट आया था, खाद्य संकट आया था और सचेतना की आवश्यकता थी, जन चेतना की, उसमें भी इनके क्लब द्वारा बाकायदा कार्य किया जाता रहा है। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार जी। मनोज जी, जैसे मैंने इंट्रो में ही कहा कि आपके क्लब का निरोगी काया जो एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, वह काफी सराहनीय कदम है और इसके बारे में लोगों का मानना है कि ये एक अच्छी पहल हुई थी आप लोगों के द्वारा, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो एक पार्ट है वह काफी महंगा भी पड़ता था सिलीगुड़ी के अंदर में और लोगों को काफी असुविधा होती थी सिलेक्शन में कि कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। मगर एक समाज सेवा का जो संस्था है उसके द्वारा अगर खोला जाता है तो लोगों को एक विश्वसनीयता आती है और लोग उसमें जाना चाहते हैं। तो थोड़ा इस निरोगी काया के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले जस्ट मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पेशे से, मैं बता दूं कि मनोज जी पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है और ये एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में इनका नाम आता है। इन्हें काफी पुरस्कार भी मिल चुके हैं और साथ ही साथ सेवा के क्षेत्र में भी इनका जो योगदान है, इनका जो जुड़ाव है, ये काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, यंग इंडिया और भी काफी मारवाड़ी वमंच, काफी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो मनोज जी, ये जो इंटीरियर डिजाइनर का काम है, इसमें तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता होगा, बहुत समय देना पड़ता होगा, उसके बावजूद आप कैसे सकते हो ये, इसके अंदर में कैसे समय दे पाते हो समाज सेवा के? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर किसी की इच्छा हो कुछ अच्छा करने की और कोई सेवा भाव से अगर कुछ करना चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। ये बेसिकली एक टाइम मैनेजमेंट है जो कि हमारे लाइन में वैसे भी करना पड़ता है, बिकॉज साइट वगैरह जो है टाइम पे देनी है या उनका काम मैनेज करना है, सब कुछ सही ढंग से चलता रहे। तो वैसे ही हम अगर अपनी इच्छा है तो अपना सारा काम कर सकते हैं और साथ में ये सेवा का काम भी कर सकते हैं। वो हम लोग बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से कर तो कैसे जुड़ाव कैसे हुआ था इस समाज सेवा के क्षेत्र में? आपका पदार्पण कैसे हुआ? आपको क्या लगा अचानक की, मतलब कि या पहले से ही आपका माने बचपन से इस क्षेत्र में जुड़ाव था? इसमें तो हमने पहले अपने घर वालों को देखते आए हैं, जैसे मम्मी पापा को, भैया लोगों को, सबको देखते आए हैं कि भी सेवा की लाइन में है, मतलब इच्छा रहती है कि कुछ ना कुछ करें सबके लिए। तो वहीं से एक मन में इच्छा उत्पन्न हुई। अब आज मेरे को 13 साल हो गए लाइंस में ज्वाइन किए हुए और उसके बाद हमने मारवाड़ी मंच भी ज्वाइन किया है, यंग इंडियन भी ज्वाइन किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सेवा भाव से स्टार्ट की हुई हैं और सब उसी हिसाब से काम करते हैं। तो इनके साथ ही फिर हम जुड़ गए और जो है ये काम चल रहा है साथ। तो चलिए, मनोज जी ने बताया कि उनका पारिवारिक एक वो भी ट्रेंड भी चला रहा है और मैं भी बता दूं कि मैं इनके परिवार को अच्छी तरह जानता हूं। इनके भाई हैं जो व्यवसाय में भी हैं और साथ साथ समाज सेवा में भी काफ़ी नाम है। मैंने उनको भी आमंत्रित किया हुआ है, मगर वह काफ़ी पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे से काम करना पसंद करते हैं, तो उन्होंने अभी तक अपना अपॉइंटमेंट मुझे दिया नहीं है। खैर वह लेटर ऑन देखते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट हमें मिलता है कि नहीं। मगर आप लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और खासकर लायंस के बारे में अगर बात करें तो लायंस का तो हमने इससे पूर्व भी दिखाया है, मस्करा जी के साथ भी हमारी बात हुई थी, हमने लायंस आई का भी दिखाया था। तो अच्छा कार्य हो रहा है ये। तो ये निरोगी काया के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आप लोग इसको कर रहे हैं और कैसे इसके बारे में विचार आया कि ये फिजियोथेरेपी के
को लेकर भी एक परमानेंट प्रोजेक्ट आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कैसे विचार है? निरोगी काय को बताने से पहले मैं बताऊंगा अपने कुछ क्लब के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारा क्लब जैसे 2002 में स्टार्ट हुआ, चार्टर हुआ बेसिकली, और वो स्टार्ट करने के साथ ही हमने इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया। पहले इम्यूनाइजेशन सेक्टर, जहाँ पे हम लोग बच्चों को निःशुल्क, जो गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क जो दवाइयाँ आती है वो भी देते हैं, और भी दूसरे टीकाकरण होता है जो कि पेड है, और वो मिनिमम रेट्स में होते हैं जो कि सब्सिडाइज रेट। तो हम जब से ये कार्य चल रहा है, और हमारा क्लब 2002 में जब चार्टर हुआ था तो ये 3 सीए जो हैं उन्होंने मिलके स्टार्ट किया था। माने 20 मेंबर्स थे उसमें स्टार्टिंग में, एंड जो चार्टर जो हमारे पीएसटी जो थे वो तीनों सीए थे। तो हमारा जो क्लब है उसमें सीए भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सारे मेंबर्स ही हैं, मतलब सब सारे जगह से लोग हैं, जैसे मैं बताऊंगा। तो ये स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग में हमने इम्यूनाइजेशन सबसे पहले, तो तब से ये चला आ रहा है। और उसके बाद जैसे हमने बीच में वोकेशनल सेंटर भी स्टार्ट किया था हमारे क्लब की तरफ से, तो वो भी बीच में काफी चला। उसके बाद अभी 2017 से हमने ये अपना निरोगी काया जो है फिजियोथेरेपी सेंटर, हमने वो उसकी स्थापना करी। तो ये बेसिकली हम आज के टाइम देख रहे हैं कि कोई भी इंसान है अभी, उनकी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि शरीर में कहीं ना कहीं पेन तो हर किसी को है। स्पॉन्डिलाइसिस जो है सबसे कॉमन चीज है, या बैक पेन का है सबसे कॉमन चीज है। ये इस चीज को देखते हुए कि नहीं, एक सर्विस इस चीज में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है, हर वर्ग को आती है ये बेसिकली। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेटअप नहीं दिखा हमें। तो हमारे सेंटर में क्या है कि काफ़ी सारी मशीनरीज हैं इसको रिलेटेड, तो मशीनरीज हैं, प्लस अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। हम इसको ट्रीटमेंट जो है इसके अंदर ऑर्थो का भी है, न्यूरो का भी है, ये सारे ट्रीटमेंट्स है। हम थर्मल बेड वगैरह ये सारी चीज़ें हैं सेंटर के अंदर। अभी पेंडेमिक के अंदर भी हम इसमें बीच में बंद था, अब जैसे स्टार्ट हुआ है तो हम सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल को फॉलो करते ही हम इसमें आगे जैसे है डॉक्टर्स वगैरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो पहले जो एवरेज में अगर 20-25 जो पेशेंट होते थे, अब हमने उसको 7 से 10 पेशेंट पर डे देखते हैं, ताकि एक गैप भी रहे, एंड उसको हम लोग वो जो है प्रॉपर सैनिटाइज करके उस चीज़ को फॉलो कर पाए। तो अब उसी तरह से ये अभी फुल फ्लेजेड फिर से स्टार्ट हो गया है हमारा सेंटर। तो जो भी अगर इसका लाभ लेना चाहें बिल्कुल आ सकते हैं, एंड हम लोग काफ़ी सब्सिडाइज रेट में ही ये सेवा प्रदान करते हैं। ये तो मैंने सुना कि काफ़ी मिनिमम एक सामान्य एक मूल्य है, क्योंकि वैसे भी कहावत है कि मुफ्त की चीज़ें जो हैं वह लोगों को निराश नहीं आती है। तो थोड़ा एक सामान्य एक शुल्क रखना भी जरूरी होता है, वरना आपका खर्च चलाना, आपके लोगों को संचालन करना वो बड़ा मुश्किल है। इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से मैं जानना चाहूँगा। इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप अगर दर्शकों को बता दें कि आपका ये निरोगी काया का जो सेंटर है वह कहाँ स्थित है, प्लस इसकी टाइमिंग क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में अगर थोड़ा आप दर्शकों से रूबरू। ये हमारा स्कोन मंदिर रोड, सेवक रोड पे, स्कोन मंदिर रोड पे स्थित है। स्ट्रॉन्ग इनक्लेव बिल्डिंग का नाम है। उसके बगल में एक हिमालयन प्रिपरेटरी स्कूल है बच्चों का, उसके बगल में ही है ये स्ट्रॉन्ग इनक्लेव, फर्स्ट फ्लोर पे। लिफ्ट की सुविधा है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी पेशेंट को। एंड इसकी टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक है फिलहाल, तो कोई भी वहाँ पे जाके अपने ट्रीटमेंट करवा सकता है। अच्छा, तो आपने सुना, अच्छा कोई नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर जो आप देना चाहें अगर? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है मेंबर्स का, मैं ठीक है, आप मुझे हमें प्रोवाइड कर दीजिएगा, हम उसे स्क्रीन पर बाद में चला देंगे या कैप्शन में डाल देंगे। तो मनोज जी, ये तो काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई। इसमें फिलहाल इसको जब स्टार्ट आपने किया था तो कैसा रिस्पॉन्स आया था आपको, मतलब क्या लगा था उस समय, लोगों का क्या आपको, आपके प्रति, आपके क्लब के प्रति कैसा रुझान आया था, कि आपको क्या लगा कि ये आपके लिए बेहतर हुआ सिलीगुड़ी के लिए, या क्या बिल्कुल कि और बढ़ाना है इसको, इस ऑर्थो वाले सेगमेंट में और आगे जाएंगे, ऐसा कुछ सोचा आप लोगों ने? नहीं, इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, बिकॉज वही जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है ये आज की जो अपनी लाइफस्टाइल हो गई है, जो हम दिन भर मोबाइल पे भी काम होता है, तो अपनी एक स्पॉन्डिलाइसिस प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन। तो उसको देखते हुए तो प्रॉब्लम्स डे टू डे आती हैं, और भी अलग अलग टाइप की जो ट्रीटमेंट होती है, जो कि जिसके लिए फिजियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से ये मतलब काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी है। और हमने अलग अलग जगह काफ़ी कैंप भी करे हैं, जैसे अलग अलग अपार्टमेंट्स में हमने कैंप करे हैं, ताकि एक अवेयरनेस के हिसाब से कैंप हुआ है।
प्लस अलग अलग संस्थाओं के साथ हमने कैंप किए भी, उनके मेंबर्स को बुला के या उनको इनवाइट करके, ताकि वो सुविधा उठा सके, उनको पता चले कि ये सुविधा सिलीगुड़ी में अवेलेबल है। तो वैसे हमने तो कैंप्स मतलब ये भी करे कैंप हैं। की सुविधा भी आप देते हैं, अगर कोई चाहे अपने हाँ जी, यहाँ अगर बुलाकर माने अपार्टमेंट वगैरह में कैंप करवाना चाहे तो ये उपलब्ध बिल्कुल है। हमने कैंप वगैरह किया है, और इसके लिए अभी क्या करना पड़ता है? मेंबर से कांटेक्ट करके और एक टाइम शेड्यूल जो भी है एक सेटअप करके ये चीज़ हो सकती है। तो दर्शकों, आपके लिए एक खुशखबरी भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अपार्टमेंट में या जो एक समझ लीजिए एक सामूहिक रूप से अगर आप चाहते हैं कि इसका लाभ लें, तो आप संपर्क कर सकते हैं सिलीगुड़ी लायंस क्लब सिलीगुड़ी मैग्नम से, इनके सदस्यों से, और यह कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ कैंप लगाकर इस सुविधा को आपको एक बार में सामूहिक तौर पे आपको दे सकें। बाकी जो इक्विपमेंट वगैरह की सुविधा है वह तो इनके सेंटर पे ही उपलब्ध होगी, लेकिन एक टेम्पररी एक रिलीफ आपको दे सकते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए हम आपको बाद में संपर्क सूत्र जो है वह कैप्शन में हम डाल देंगे। हाँ मनोज जी, आप बता रहे थे कुछ इसके बारे में। तो वही हमने डिफरेंट कैंप्स वगैरह वैसे प्रोवाइड करे हैं अवेयरनेस के हिसाब से, जो कि संस्था के साथ और बाकी अपार्टमेंट्स के साथ। और इसके अलावा जैसे अभी हमने स्टार्ट किया है होम सर्विस। जैसे बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि जा नहीं पा रहे हैं, उनको होम सर्विस चाहिए होती है, तो हमने अभी वो स्टार्ट अभी किया है। इसके लिए अलग से कोई कॉस्ट? इसका कॉस्ट अभी हम लोग जैसे अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो एक कॉस्ट फैक्टर जो होगा वो हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, अगर जब भी डिस्कस करेंगे कितना दिन का ट्रीटमेंट है, कैसे है, उसके हिसाब से होता है। अच्छा, ये होम सर्विस आपने नई शुरुआत की है? हाँ जी। और आपके यहाँ जो फिजियोथेरेपी के जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वह कहाँ से माने आप लोग उपलब्ध हुए? वैसे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, काफी अच्छा रिस्पांस भी है, एंड हमें पेशेंट्स के भी फीडबैक जो है हम लोग लेते रहते हैं। अच्छा, पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल। कितने पेशेंट देखते हैं दिन भर में अभी? माने पेंडेमिक से पहले 7 से 10 अभी एवरेज देख रहे हैं। पेंडेमिक से पहले कितने थे? पेंडेमिक से पहले हमारा 20 से 25 पेशेंट जो है एवरेज डेली आते थे। तो काफी बड़ा एरिया है वो, एट अ टाइम काफी सारा वहाँ पे बेड्स हैं जो कि इजीली ट्रीटमेंट होता है, मशीनरीज भी पूरी है वहाँ पे। और अब चलिए इसकी बात हुई, अब इम्यूनाइजेशन सेंटर जो है यह कहाँ है आपका, कहाँ चल रहा है? इम्यूनाइजेशन सेंटर प्रणामी मंदिर रोड पे, और प्रणामी मंदिर रोड पे जो मॉडल टाउन अपार्टमेंट उसके बगल में है प्रणामी। ये तो संडेज को होता है। संडेज को 10:30 से 12:30 बजे इसकी टाइमिंग है। एवरी संडे होता है? एवरी संडे होता है। उसमें हमारे मेंबर्स ही हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं एंड सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर हैं इंजेक्शन वगैरह के लिए, और स्टाफ्स हैं। वहाँ पे एक फीडिंग रूम भी है, जैसे बच्चों के लिए मदर फीडिंग अगर होता है तो उसके लिए हमने रूम प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्लस हमने एक इन्वायरमेंट न्यूली अभी वो रेनोवेट भी किया हमने फिर से, तो उसका जैसे इन्वायरमेंट है एक जैसे बच्चों के हिसाब से हमने पेंटिंग वेंटिंग करके, ताकि एक फील गुड वाला हो फैक्टर, तो वैसे हमने रेनोवेट भी किया हुआ है। तो अच्छा इन्वायरमेंट है, सारी चीज़ की सुविधा है, प्लस सब्सिडाइज रेट पे है। तो इसमें मुफ्त भी तो आपके बहुत सारे जो सरकारी है वो तो सारे मुफ्त ही होंगे। हाँ, जो सरकारी की तरफ से जो अपना मुफ्त आता है वो उसका मुफ्त ही तो है। ये जो आपके दो जो सेंटर चल रहे हैं, जैसे निरोगी काया और इम्यूनाइजेशन सेंटर चल रहे हैं, इन सब का जो खर्च है वो भी तो काफी आता होगा, तो ये कहाँ से आप लोग मैनेज करते हैं? ये देखिए, एक तो टाइम टू टाइम जो होता है हमारा जो सब्सक्रिप्शन वगैरह जो होता है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो है उससे भी आता है। एक जो मिनिमम कॉस्ट जो लेते हैं हम लोग वो हो गया। अच्छा। प्लस इसके बाद क्लब की तरफ से हम लोग एवरी ईयर, या हर क्लब ही जैसे है ना, एक फंड रेजिंग प्रोग्राम वगैरह करते हैं हम लोग। हाँ, कोई एक्टिविटीज होता है तो उस फंड से हमें हेल्प मिलता है, वो भी होता है। तो इस प्रकार जैसे इसको हम लोग चला, इससे आप लोग चला पा रहे हैं। मेंबर का काफी माने सहयोग है इसके अंदर। जो आपसे मेरी जो बात हुई थी ऑफ कैमरा, जब हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आपने कहा था कि आपका और एक परिकल्पना है, आप लोग एक ब्लड बैंक की परिकल्पना शायद आप लोगों की है, तो इसमें क्या आप लोग सोच रहे हैं, कैसा? ये बेसिकली हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है क्लब का, मैं बोलूँगा। और इसमें अभी हम लोग ने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के साथ हमने बातचीत की, एग्रीमेंट साइन हुआ हमारा, एंड इसका काम जो है अभी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, पेपर वर्क वगैरह एंड बाकी अरेंजमेंट्स वगैरह। तो जल्द ही हम जो है ब्लड सेंटर जो है हम लोग महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में उनके सहयोग के साथ और हमारे मेंबर्स के सबके सहयोग के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अब लायंस का दूसरा ब्लड बैंक, ये शायद दूसरा होगा। हाँ, लायंस का दूसरा, तराई का पहला है। हाँ जी, उनका
पहला है और काफी अच्छी सर्विस वो दे रहे हैं बहुत, समाज हाँ, को। बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पेंडेमिक के दौर में भी हमने फील किया है, हमने देखा है कि इस वक्त जो रक्त की कमी है वह बहुत ज्यादा है। और इस समय रक्त का जो ब्लड डोनेशन कैंप के जो लग रहे हैं उनका महत्व भी पता चल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर लायंस मैग्नम के द्वारा अगर किया जा रहा है तो यह सराहनीय कार्य है, और हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं थैंक यू। पूरी खबर समय टीम की ओर से कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट को लेने जा रहे हैं, और ये एक मानवता के लिए जरूरी प्रोजेक्ट है। तो इसको ये कब तक आ जाएगा धरातल पर, कब तक आ जाएगा? अभी तो परिकल्पना में है आपके। हाँ जी, इसका हमारा टारगेट है कि अगले 4-6 महीनों के अंदर ये स्टार्ट हो जाए। 4-6 महीनों में। तो इसमें आप लोग क्या सुविधाएं देंगे? मतलब क्या वहाँ रेडीमेड जो आपको स्थान तो महाराजा अग्रसेन की ओर से दिलवाया जा रहा है, वहाँ और पे उनका स्पेस है और उनकी सर्विसेज भी हैं, प्लस हमारी सर्विस वहाँ पे रहेगी। पूरा अच्छा। सेटअप हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे क्लब की तरफ से। हमारे क्लब ही उसको चलाएगा और देख रेख जो होगी। एंड जैसे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल समाज के हिसाब से बना हाँ, हुआ हाँ, है, हाँ, चैरिटेबल हॉस्पिटल हाँ, है, हाँ, तो वही हमारा भाव है कि हम भी हाँ, सेवा के हिसाब से, बढ़िया। तो इसलिए हमारा रहा कि वहाँ करेंगे तो सबसे बढ़िया है। एंड उस एरिया में कुछ वैसा अवेलेबल डेवलप नहीं कर है पाएंगे। ब्लड बैंक के हिसाब नहीं से। तो इसमें जो सुविधाएं रहेंगी वह क्या लायंस तराई ब्लड बैंक में वैसी सुविधाएं रहेंगी या थोड़ी कम उससे? नहीं, ब्लड बैंक जैसे अपना तराई का जैसे हो गया, वैसे ब्लड सेम बेसिकली ब्लड सेम सेंटर हो गया, ब्लड सेंटर ब्लड बोलेंगे सेंटर उसको। हो गए। हाँ जी, वो भी ब्लड ब्लड, सेंटर अभी हाँ। टर्म जो हो गया वो ब्लड सेंटर का हो गया बेसिकली गवर्नमेंट अच्छा की अच्छा तरफ से। अच्छा। तो वैसी ही सुविधाएं रहेंगी, जैसे ब्लड प्रोवाइड होगा, वो हॉस्पिटल में भी रिक्वायरमेंट होगा, और भी लोगों को जो रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे यहाँ के लोगों को फिर कहीं, जैसे काफ़ी सारे यहाँ पे और भी ब्लड सेंटर्स हैं, तो एक सेंटर प्रोवाइड हो जाएगा जहाँ पे सर्विस की सुविधा हम लोग ताकि आगे तक भी ये कैटर हो पाए। तो मतलब आप अब धीरे धीरे आप लोग जो है लायंस का जो पद चिन्ह है उसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मतलब लायंस का जो शुरुआती दौर देखा जाए, यहाँ तो आई हॉस्पिटल बना था, फिर दूसरा आई हॉस्पिटल, फिर उसके बाद तीसरा आई हॉस्पिटल। तो इस तरह से मतलब आपको अगर देखें चिकित्सा के क्षेत्र में जो लायंस का रोल रहा है उसको आप लोग बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज लायंस जो है वो बोले ही जाते हैं, वी सर्व, जैसे हम बोलते हैं लायंस में, तो हम सर्विस के लिए हैं, तो हमसे जितना बंद हो पाएगा और हम उतना करेंगे। कितने मेंबर्स हैं आपके इसमें क्लब में? अभी एट प्रेजेंट हमारे 34 मेंबर्स हैं। 34 मेंबर है। तो ये तो सारे प्रोफेशनल्स होंगे या इसमें बिजनेसमैन होंगे? प्रोफेशनल्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, दोनों ही है। तो मेन इसमें ब्रेन चाइल्ड किसका है? आपके जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं इन सब के पीछे कोई तो एक ऐसा होगा जो सोचता होगा, क्योंकि हर संस्था में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सुपर एक्टिव कहा जाता है जिसको, और जिसके कारण ही सारी संस्था जो एक्टिव होकर काम करती है। इसमें ऐसा है, जैसे लायंस के सर्टेन गाइडलाइंस होते हैं जो कि इंटरनेशनल बेसिकली होता है, तो उसमें सर्टेन प्रोजेक्ट होते हैं पूरे साल के लिए, जो कि हर लायंस मेंबर को फॉलो करते हैं, हर सारा क्लब फॉलो करता है बेसिकली। कि जैसे हमारा ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, या फूड फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स हो गए, या और भी वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हम लोग सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह भी फ्री प्रोवाइड करते हैं अलग अलग जगह में, और इसके अलावा आई चेकअप कैंप्स हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे लायंस क्लब करते हैं। उसके अलावा वो एक्स्ट्रा क्या कर पाते हैं या एक्स्ट्रा क्या प्रोजेक्ट लेते हैं, ये एक उनका जैसे इच्छा है, क्या और सर्विस हम लोग जैसे प्रोवाइड कर पाए। तो इसमें बेसिकली ग्रुप डिस्कशन होके, एक जैसे एवरी मंथ मीटिंग्स होती हैं, मंथ में 2 मीटिंग्स होती हैं बेसिकली एवरी मंथ। तो ये मीटिंग में जैसे डिस्कशन होते हैं उसको लेके कि भी आज अपने को पूरे एक साल का एजेंडा बनता है बेसिकली, कि हमने इस साल में, बिल्कुल, कि इस साल में जैसे पीएसटी नए बने तो वो अपना पूरा एजेंडा और सारा कुछ देते हैं कि इस साल हमें ये प्रोजेक्ट करना है, ऐसे ऐसे हम लोग करना चाहते हैं। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि हर क्लब में या हर संस्था में एक भीष्म पितामह होता है जो जो जो, जो बोलता है कि ये करिए, आप कुछ करिए। इस तरह के कोई मोटिवेट करने वाले लोग कौन है? ऐसे कई सारे मेंबर्स हैं बेसिकली, जो कि सीनियर मेंबर्स हैं, पुराने चार्टर अगर आप मेंबर्स नाम लेना चाहते हैं तो ले जैसे सकते हैं, हमारे क्लब क्योंकि उनको भी कम से कम मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे क्लब में जैसे पंकज मिस्करा जी हो गए, और कमल मित्रुगा जी हो गए, विमल अग्रवाल हो गए, और भी ऐसे कई सारे मेंबर्स, अगर मैं नाम लूंगा तो कईयों का छूट भी जाएगा शायद तो वो वाली बात है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। तो वैसे ही कई सारे मेंबर्स हैं जो कि हमें मोटिवेट भी करते हैं। एंड फिर एक प्रोजेक्ट जो होता है, डिस्कशन होता है, तो जैसे हम सेवा भाव से जुड़े हैं तो सबकी वही इच्छा रहती है, प्रोजेक्ट अच्छा आ रहा है तो हमें लेना चाहिए, तो वो वाली बात है।
ठीक कहा आपने। प्रोजेक्ट मिलकर ही होता है और सारे सदस्यों की मिलकर राय जो है कंबाइंड होकर ही एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाती है। और उसको चलाने में भी कहीं ना कहीं सारे लोगों का सहयोग बिल्कुल हाथ होना होता है। आवश्यक है, वरना आप किसी प्रोजेक्ट को नहीं चला पाएंगे। अच्छा, इस पेंडेमिक के दौर में जब देखा गया था कि पूरी महामारी जो है अपने चरम पे आ गई थी और लोगों अचानक लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद जो एक अचानक एक परिस्थिति आई थी, कई लोगों के सामने में खाने का, पैसों की आर्थिक तंगी, मानसिक रूप से माने परेशान हो गए थे। उस दौरान भी हमने देखा कि आप लोगों ने काम किया था। तो स्पेशली कौन से रूट में आप लोगों ने काम किया था, क्योंकि सब लोग काम कर रहे थे उस समय, सारी संस्थाएं जुड़ी हुई थी, लेकिन आपका जो विशेष जो एक दृष्टिकोण था कि आपने इस चीज को देखा, पर्टिकुलर इस तरफ आपको ध्यान देना है, वो कौन सा कार्य आप लोगों ने किया? इसमें पर्टिकुलर एक चीज में तो नहीं, हमने जैसे उस टाइम की जो रिक्वायरमेंट थी, ये पीरियड की जो रिक्वायरमेंट थी कि इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस टाइप की जो चीजें हैं, सैनिटरी पैड्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ये सारा चीज हमने इस टाइम पीरियड पे हमने जैसे है ये प्रोवाइड करवाया है लोगों को, और अलग अलग जगह पे करवाया है। इनफैक्ट हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी किया था जैसे, तो ब्लड डोनेशन कैंप आप लोगों ने कहाँ किए, मतलब शहर या हमने थोड़ा सा आउटस्कर्ट में भी किए थे? जैसे हमने बाईपास में अंदर किया था, बाईपास में इंडस्ट्रियल एरिया है, उस जगह पे हमने कैंप किया था, जो कि सराउंडिंग्स एरिया में वहाँ ये जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है एक ब्लड डोनेशन कैंप, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा बाईपास में, ही अंदर एरिया है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नाम, सॉरी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे उनकी लोकल संस्था भी थी, उनकी लोकल मेंबर्स भी थे, एंड सराउंडिंग लोगों ने वहाँ पे काफ़ी ब्लड, माने कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लड दिया। तो एक वो जो फीलिंग आती है ब्लड देके, तो हमारा जो उनको से फीडबैक मिला, तो वो काफ़ी अच्छी थी उनकी। तो हम वही चाहते हैं कि अंदर इंटीरियर्स में भी हम लोग पहुँचे, जहाँ की लोग इच्छुक हैं बट एक सुविधा हो तो कर नहीं पाते बेसिकली। तो वो वाली चीज़ है, और एक जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होगी, जो आज शॉर्टेज है ब्लड की इस टाइम पे होती भी है, तो एक वो भी फुलफिल हो पाएगी। वहीं पे हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चाय बागान वगैरह में भी आप लोगों ने कुछ किया है? वो हमने वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, और जैसे अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग वगैरह में किया है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त में आपके संस्था को, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ, क्योंकि दर्शकों में बता दूं कि लायंस इंटरनेशनल जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और यह लायंस के सिलीगुड़ी में शायद 50 के आसपास क्लब होंगे, 50 के अराउंड क्लब होंगे। इन सारे क्लबों का लगातार जो कार्य हो रहा है वह एक अतुलनीय कार्य है। मैं इसको कह सकता हूं कि यह, हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इनका जो मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत अनूठा कार्य कर रहे हैं। मगर मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहूंगा कि इस दौरान में आपको क्या लगता है कि और बेहतर आप लोग कुछ और समाज सेवा से जुड़े कुछ कार्य कर सकते हैं, वो आपको क्या लगा इस पूरे पेंडेमिक के दौर में? क्योंकि ये तो बार बार ऐसा मौका नहीं आता है, पहली बार अचानक सबके सामने आया। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या करना चाहिए इस दौरान, लोगों की मदद के लिए या अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए, जो पर्टिकुलर क्या करना चाहिए? इसमें तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे एक जो इन्वायरमेंट को लेके जो एक अवेयरनेस जो होनी चाहिए लोगों में, वो बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट को लेकर थोड़ा सा इसको अगर इलैबोरेट करें। इसमें जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, बट इन्वायरमेंट के बारे में शायद नहीं सोचते हैं, बहुत जगह हम थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, ताकि इसका जो रख रखाव है, या चाहे कोई कचड़े को लेके हो गया या पेड़ पौधे को लेके हो गया, पर्यावरण को ठीक रखना, बैलेंस्ड रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप लोग कुछ कार्य कर रहे हैं? हमने पहले कार्य जैसे किया था, हमारे जैसे ट्री प्लांटेशन वगैरह भी होता है, जो कि मैं मिस कर गया, वो ट्री प्लांटेशन भी होता है, एंड क्लीनिंग वगैरह का भी प्रोग्राम होता है, स्वच्छ भारत जैसे फॉलो करते हैं, तो वो प्रोग्राम भी हमारा होता है। तो अभी जैसे लास्ट ईयर हमने एक प्रोग्राम लिया था, अभी पैंडेमिक में हमें अभी स्टार्ट नहीं किया इस टर्म में अभी, बस लास्ट ईयर हमने जैसे प्रोग्राम किया था कि जितने भी पेड़ हैं, हमने भक्ति नगर थाना से लेके एंड आगे कैंप तक, जो आर्मी कैंप है, वहाँ तक हमने जितने भी पेड़ हैं, इसमें जो एड लगे हुए हैं, जो कि लोग पेड़ों पे एक कील ठोक के एड लगा देते हैं, जो कि बहुत गलत है, एंड वो हमने सारे साथ, ये हमने प्रोग्राम किया था एक्चुअली दैनिक जागरण के साथ मिलके, तो वो हमने सारे हटाए थे एक्चुअली, एंड कीले निकाले थे आप लोगों ने? पूरा हमने बोर्ड हटाया था पेड़ों से, एंड उनको इन्फॉर्म भी किया था कईयों को कि भी आप लोग इस चीज को पेड़ों पे ना लगाएं, आप बोर्ड लगाते हैं किसी पिलर पे लगाइए या कैसे भी कीजिए, बट पेड़ों पे आप कीले नहीं लगाएं,
तो एक ये इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी भी है काफ़ी। हमें जैसे पेड़ पौधे तो अपने को ऑक्सीजन देते हैं, ये कॉमन चीज़ है, सबको पता है, लेकिन हमें भी तो ज़रूरत है कि उनकी हम रख रखाव रखें, देखभाल करें। वैसे लोगों का मानना था कि इस बार लॉकडाउन के समय जो है इनहेल हुआ है, मतलब एक तरह से फ्रेश हुआ है। जो अपना पूरा वातावरण है, जो पूरा विश्व है, वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस्ड हुआ है, क्योंकि पोल्यूशन कम हुआ, लोग घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही लोग पोल्यूशन फैलाना शुरू करते हैं और गंदगी फैलाना शुरू करते हैं। वह किसी स्तर तक कम हुआ था। तो दर्शकों, यह भी एक बड़ी बात है, और मैं इनसे इस बारे में इसीलिए इस विषय पे बात कर रहा था क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है लायंस क्लब। जिस तरह की एक शक्तिशाली और एक पावरफुल संस्था है, चाहे लायंस कहें या रोटरी कहें, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े युद्ध स्तर पर कार्य करती है, चाहे वो पोलियो के लिए हो, चाहे वह अन्य शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह अवेयरनेस के क्षेत्र में हो। तो अगर इस तरह की संस्थाएं अगर चाहें तो पूरे विश्व में एक बदलाव ला सकती हैं। आप लोगों की जो सोच है, अगर आप यहां से सोचे तो आपके पास इतनी कड़ियां हैं जिसको जोड़कर आप लायंस क्लब कहीं ना कहीं दूसरे विदेशों में भी आप इस सचेतना को फैला सकते हैं। तो इस पेंडेमिक के दौर में हमारा देखिए जो मकसद है सेवा के सारथी का, वह यह एक तो प्रेरणा देना कि आप लोग कैसे कार्य कर रहे हो, और आप लोगों से भी एक सहयोगिता की आशा कि आप लोग जो कार्य कर रहे हो उसमें और दिन रात बढ़ोतरी करो। और खासकर आपको कहूंगा कि लायंस के लिए आप लोग कुछ और बड़ा सोचिए, क्योंकि आपके पास जो क्षमता है, आप लोगों के पास पूरे विश्व का एक पावर है, हर देश में हर जगह पे आपकी संगठन है। और अगर देखा जाए तो लायंस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वह भी काफी समृद्ध और संगठित लोग हैं, और उनके पास में मैनेजमेंट का पावर है, उनके पास सब चीजों का पावर है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस पेंडेमिक के जो गुजर रहा है, ये काल जो गुजर रहा है, ये बहुत ही एक अनिष्ट काल है जिसको पार करना, एक समझिए कि एक तरह से मैंने एक दिन पोस्ट पे डाला भी था कि यह वायरस का दरिया है और डूब कर जाना है। तो इसको भी हमको समझना पड़ेगा कि इस दौरान निकलने के बाद कितने लोग किस परिस्थिति में मिलते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अगर इस वायरस से बच भी जाते हैं लोग, तो एक आर्थिक संकट बहुत बड़ा हमारे सामने खड़ा होगा। आज हमारे पास पैसे हैं, औरों के पास नहीं होंगे, तो ये संकट हमें हमारे सामने खड़ा मिलेगा। तो हमें रहना इसी समाज में है, तो इसके लिए हमको कम से कम ये सोच लानी पड़ेगी। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि आप कम से कम इन चीजों पर भी आप लोग, आपकी संस्था खासकर ध्यान दे, लायंस क्लब, क्योंकि मैंने फिर कहा कि पावरफुल संस्था है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो इस तरफ ध्यान देना आपको आवश्यक है। बिल्कुल, एक अच्छी सोच है आपकी, और ये एक्चुअल में फैक्ट है, क्योंकि इस पेंडेमिक के बाद, एक बीमारी के बाद नेक्स्ट जो बीमारी है वो है एम्प्लॉयमेंट की। जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा उसकी एक बीमारी है ये, बेसिकली मैं बोलूँगा। तो कोशिश करेंगे इस मुद्दे पे जो है हम लोग कुछ कर पाएँ, एंड देखते हैं इसको डिस्कस करके। तो मेरा एक आग्रह था मनोज जी से। मनोज जी एक माध्यम है, मनोज जी का जो क्लब है वह लायंस क्लब का एक छोटा सा ही कहूँ एक अंश है, एक टुकड़ा है, एक कड़ी है। तो इसके द्वारा हो सकता है कि मनोज जी की बातें, हमारी जो बातें हैं वो मनोज जी के साथ आगे तक पहुंचे, और शायद कुछ कार्य कुछ बड़े स्तर पे कुछ कार्य हो, क्योंकि इनके पास जो लोग हैं बड़े स्तर पे जो बैठे हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो काफी थिंक टैंकर हैं, काफी दिमाग है उनके पास। हम शायद उस चीज को अभी सोच भी नहीं पा रहे होंगे, और वहां उसकी कल्पना करके उन्होंने धरातल पर उनको पेन पेपर पर ब्लैक एंड व्हाइट तौर पे उतार भी दिया होगा। तो ऐसे लोग हैं इनके साथ। तो मनोज जी, और आप अपने क्लब के बारे में अगर कुछ कहना चाहें, बताना चाहें, तो आप बता सकते हैं। क्लब के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा, जितने मेंबर्स हैं हमारे क्लब के, काफ़ी सहयोग करते हैं और काफ़ी मिलनसार है, मैं बोलूँगा, क्योंकि एक संस्था को चलाने के लिए एक लाइक माइंडेड पीपल का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे क्लब में भगवान की दया से सब बहुत अच्छे मेंबर्स हैं। कभी भी कोई चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो टाइम की हो चाहे मनी की हो, बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो आज उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किसी का टाइम भी चाहिए होता है, किसी के पैसे भी चाहिए होते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए मेंबर्स जो है हमेशा रेडी रहते हैं। तो इसीलिए हम प्रोजेक्ट कर भी पाते हैं और प्रोजेक्ट साथ में भी लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ, बोलूँगा कि मैं इस क्लब से आज जुड़ा हुआ हूँ। तो आपके क्लब से, आप जैसे खुशनसीब है, अगर आपके क्लब से कोई जुड़ना चाहे खुशनसीब, तो वो कैसे जुड़ सकता है? इसमें कैसे हमारा संपर्क जैसे करे? हमारे जैसे कई सारे मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, किसी को भी अगर वो जानते हैं, कॉमन फ्रेंड्स रेफरेंस के थ्रू आना पड़ता है इसमें? हाँ जी, इसमें हमारा क्या होता है कि हमारी
2 प्रोग्राम या 2 मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, जिसमें हम उनको जान पाएँ और वो भी थोड़े क्लब को जान पाएँ। एंड उसके बाद एक हमारा क्राइटेरिया है कि जितने 100% हमारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, उनका सारे का ओके से होना पड़ेगा। मतलब किसी की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं हो, ऑब्जेक्शन नहीं होना। एंड जो मेंबर हो वो भी सब तरीके से ठीक हो, बेसिकली एक रेपो हिसाब से। बिकॉज़ आज एक जन जुड़ता है तो वो सब पे इफेक्ट होता है उस चीज़ का। एकदम। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो मेंबर्स भी अच्छे मेंबर्स आएँ, जो कि कार्य करने में इच्छुक हो। मेन तो वो है कि हम लोग सेवा के हिसाब से जुड़ रहे हैं, तो वो कार्य करने में इच्छुक होना पड़ेगा उनको। एकदम। तो उस हिसाब से वो जुड़े, तो वो फिर सारे क्लब में वो मीटिंग में पास होता है कि ये ठीक है, हम इस मेंबर को ले सकते हैं, तब वो मेंबर हमारे क्लब का मेंबर बन सकता है। मतलब आपके क्लब में जुड़ने के लिए भी लोगों को अपने आप में एक तरह से माने क्या बोलते हैं उसको, अपना पूरा ढांचा जो ठीक रखना पड़ेगा, तभी जाके जुड़ सकता है। अगर वो अपने आप में संस्कार नहीं है उनके अंदर, वो ढंग से मतलब सेवा कार्य के लिए नहीं है मन बना है, अचानक ऐसे ही जुड़ना चाहते हैं मौज मस्ती के लिए, वो संभव नहीं है। तो दर्शकों ये देखिए, इनकी जो शुरुआत है, इनके क्लब की जो शुरुआत है, वहां से ही आपको पता चल जाएगा कि आप, अगर आपके मन में सेवा भाव है या आप क्लब के लिए इन संस्था के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, तभी आप जुड़ सकते हैं। और आपको भी कोई इनके क्लब में जो पहचानने वाला व्यक्ति है, उसी के रेफरेंस के थ्रू ही आप जा सकते हैं। अगर वह आपको रेफर करते हैं तभी संभव है। तो मनोज जी, आपके साथ बहुत सारी बातें की हमने, और हमने देखा भी कि आप लोग काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो इम्यूनाइजेशन सेंटर के द्वारा हो, चाहे वह निरोगी काया जिसमें फिजियोथेरेपी सेंटर है उसके द्वारा हो, या आने वाला जो प्रोजेक्ट है आपका ब्लड बैंक का, वह भी अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ आपका प्लान है इस तरह का? अभी हमने उस हिसाब से नहीं सोचा, बट हम लोग कुछ प्रोग्राम है जो कि स्कूल में करते हैं। अच्छा। एक्टिविटीज़ वगैरह स्कूल्स में होती हैं, चाहे वो ड्राइंग को रिलेटेड हो गया या और कोई कल्चर एक्टिविटी हिसाब से हो गया। बट हमने और इसके अलावा अभी तक ऐसा कुछ नहीं अभी प्लान किया है। अभी हमारा मेन टारगेट हमारा ब्लड सेंटर है फिलहाल। ब्लड सेंटर ही है। बिल्कुल। तो मनोज जी का जो टारगेट है, इनके क्लब का जो टारगेट है, वह फिलहाल ब्लड सेंटर ही है। मनोज जी, मैं चाहूंगा कि आप अगर हमारे इस जो कार्यक्रम है, जो खबर समय द्वारा जो एक सोच है, जिसको साकार करने के लिए हम लोगों ने कोशिश भी की, और आज 23वें एपिसोड में आप आए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आप 23वें एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए। हम जोड़ना पहले ही चाहते थे आपको। तो इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या विचार है, कैसा लगता है ये कार्यक्रम? सबसे पहले तो जो मुझे पहला कहना चाहिए था मैं भी कह रहा हूँ। मैं खबर समय को धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, जो कि आपने हमें बुलाया यहाँ पे, हमारे क्लब को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला कि मैं अपने क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और एक जो शुरुआत आपने की है सेवा का सारथी, तो इसमें अलग अलग संस्थाएं जो है, जो कि आज सेवा के फील्ड में हैं या सेवा प्रदान कर रही हैं, उनको आगे आने का मौका मिलेगा। उनसे भी हमें एक इंटरेक्शन मिलता है, जैसे वो कुछ पॉइंट्स बताते हैं या हम कुछ पॉइंट बताते हैं, तो हमें भी आइडिया मिलता है या उनको भी आइडिया मिलेगा कि चलो इस फील्ड में हम भी कुछ करें। तो एक सेवा भाव और भी लोगों की शायद देख के जागेगी इसको, कि नहीं ये एक अच्छा काम हो रहा है तो हम भी इसके साथ जुड़े, तो एक प्रेरणा मिलती है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ आपने, एक बहुत अच्छा शुरुआत है ये। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, उसके लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट भी करूँगा। धन्यवाद। आप लोगों की जो सराहना है, जो राय है, जो प्रतिक्रियाएं हैं इस कार्यक्रम के लिए, वही हमें इसमें सुधार करने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। तभी संभव हो सका कि हमने 23 एपिसोड अभी तक इसको कंप्लीट किया, और बांग्ला में भी हमारा शनिवार को सेवा के सारथी आता है, जिसको मिला के लगभग शायद हमने 25 या 26 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका अर्थ यह है कि सिलीगुड़ी में जो संस्थाएं हैं उनकी संख्या कम नहीं है। आपको शायद इससे पहले आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि सिलीगुड़ी में जो संस्थाएं हैं वह कितने बृहत्तर रूप से संस्थाएं, अभी तो और बाकी है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। हमने शुरुआत की थी मारवाड़ी यौमंच से शुरुआत की थी, और आज यह कारवां जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लाइन्स है, इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो जिनके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ऐसे ऐसी संस्थाओं को हमने इसमें लाया है। और आज फिर हम कहेंगे कि अगर आपको भी कोई ऐसा सेवा का सारथी नजर आता है जो इस तरह के कार्य करें, या ऐसी कोई संस्था है जिसे आप हमारे इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं, तो आप हमें अवश्य बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या हमें व्हाट्सएप के द्वारा हमें बताएं। हम उन्हें अवश्य इस कार्यक्रम में लाएंगे, ताकि आप फिर एक नए सेवा के सारथी से उनके अनूठे कार्यों के
के बारे में जान पाएं और लोगों को प्रेरणा मिले, और जो हमारा सिलीगुड़ी है जिसे धर्म नगरी और सेवा नगरी के नाम से जाना जाता है, उसका दिन ब दिन और नाम बढ़े और विश्व पटल पर उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए इस पेंडेमिक के दौर में कि कितने सेवा कार्य लोगों ने यहाँ किए हैं। तो मनोज जी, आपको धन्यवाद, आप जो हमारे इस शो में आए और आपने जो समय दिया और आपने जो बताया विस्तार से, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास भी अगर किसी तरह की क्वेरीज आती है तो हम मैग्नम में इसको फॉरवर्ड करेंगे और आप लोग उसे अपने स्तर पर देखिएगा। तो इसके साथ ही शो को आज के इस एपिसोड को हम विराम देंगे और आपसे फिर कहेंगे, देखते रहिए खबर समय, हर समय। नमस्कार।